हमारी धरती अपने अंदर कई सारे रहस्य छुपाए बैठे है, जिसके बारे में हम इंसान आज तक नहीं जानते। मनुष्य के करोड़ों मील दूर अंतरिक्ष तक की जानकारी तो हासिल कर ली, परंतु अपनी पृथ्वी के अंदर के रहस्य आज भी अछूते हैं। आज के वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे धरती की कुछ ऐसे ही रहस्यमयी जगहों पर जहां विज्ञान भी हार जाता है और दिखता है सिर्फ जादुई चमत्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 12, स्प्लिट एप्पल रॉक। समुद्र किनारे खड़ी एक बड़ी गोल चट्टान और उसके बीच से गुजरती एक बिल्कुल सीधी दरार। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे मशीन से काट दिया हो, आधा हिस्सा एक तरफ, आधा दूसरी तरफ। लेकिन यह किसी इंसान का काम नहीं, बल्कि समय और प्रकृति का असर है। यह अनोखी चट्टान न्यूजीलैंड के तट पर स्थित टैस्मन बे में देखी जाती है। स्थानीय लोग इसे टोकांगावा भी कहते हैं। दूर से देखने पर यह सचमुच किसी सेब की तरह लगती है, जो बीच से बिल्कुल साफ साफ दो हिस्सों में बंटा हो। असल में यह ग्रेनाइट की चट्टान है, जिसके अंदर बहुत पुरानी एक प्राकृतिक दरार पहले से मौजूद थी। समय के साथ बारिश का पानी, समुद्री नमक और लहरों का दबाव इस दरार के अंदर घुसते रहे। हर बार जब तापमान बदला या पानी अंदर गया, तो दरार थोड़ा थोड़ा चौड़ी होती गई। सालों नहीं, बल्कि हजारों सालों में यह प्रक्रिया धीरे धीरे काम करती रही। फिर एक समय ऐसा आया जब चट्टान उस दबाव को और सह नहीं पाई। दरार पूरी तरह खुल गई और चट्टान दो हिस्सों में बंट गई। लेकिन जो चीज इसे खास बनाती है वह है इसकी सीधी और साफ रेखा। यह टूटना बिखरा हुआ नहीं, बल्कि लगभग परफेक्ट है। इसलिए पहली बार देखने वाला यही सोचता है कि यह प्राकृतिक कैसे हो सकता है। यह दृश्य भी हर समय एक जैसा नहीं दिखता। ज्वार भाटा बदलता है तो कभी दोनों हिस्सों के बीच की जगह ज्यादा साफ दिखती है, कभी पानी उसे ढक लेता है। रोशनी का कोण बदलता है तो दरार और उभर कर दिखती है। कुछ मिनटों के लिए पूरा तट बस उसी चट्टान पर टिक जाता है। स्प्लिट एप्पल रॉक हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सटीक रेखाएं भी समय के लंबे धैर्य से बनती हैं। एक दरार जो कभी छोटी थी, आज एक पहचान बन गई है। नंबर 11, लावा एंटरिंग ओशन। जब आग और पानी आमने सामने आते हैं। धरती पर कुछ ही दृश्य ऐसे होते हैं जहां दो बिल्कुल विपरीत ताकतें सीधे टकराती दिखाई देती हैं। एक तरफ लाल पिघला हुआ लावा जो जमीन को जलाता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, और दूसरी तरफ ठंडा गहरा समुद्र। जब यह दोनों मिलते हैं तो कुछ मिनटों के लिए तट एक चलता फिरता प्रयोगशाला बन जाता है। लावा तब समुद्र तक पहुंचता है जब ज्वालामुखी से निकला पिघला पत्थर ठंडा होने से पहले ही किनारे तक बहता रहता है। जैसे ही यह पानी को छूता है, बाहर की सतह तुरंत ठंडी होकर सख्त हो जाती है, लेकिन अंदर का हिस्सा अभी भी बहुत गर्म और पिघला हुआ रहता है। इसी वजह से लावा आगे धक्का देता रहता है और सख्त हुई परत बार बार टूटती है। इस टक्कर का सबसे पहला असर भाप के बड़े बादल के रूप में दिखता है। समुद्री पानी अचानक उबलकर भाप बन जाता है। यह भाप सिर्फ पानी की नहीं होती, इसमें गैसें और छोटे कांच जैसे कण भी हो सकते हैं जो हवा में मिल जाते हैं। कुछ समय तक तट धुंध से ढक जाता है। धीरे धीरे टूटे हुए लावा के टुकड़े और ठंडी परतें समुद्र में जमा होने लगती हैं। इस तरह नया किनारा बन सकता है, जिसे लावा डेल्टा कहा जाता है। लेकिन यह नया बना हिस्सा बहुत अस्थिर होता है। ऊपर से ठोस दिखता है, पर अंदर खाली जगहें और कमजोर परतें हो सकती हैं। कभी कभी यह अचानक टूटकर समुद्र में गिर जाता है और फिर एक बार फिर भाप और उबलता हुआ पानी उठता है। यह पूरा दृश्य बहुत देर तक एक जैसा नहीं रहता। अगर लावा का प्रवाह कम हो जाए तो समुद्र जीत जाता है और सब ठंडा हो जाता है। अगर प्रवाह तेज बना रहे तो नया जमीन का टुकड़ा बनता रहता है। लावा का समुद्र में मिलना हमें दिखाता है कि धरती लगातार बदल रही है। कुछ मिनटों के लिए आग और पानी एक साथ दिखाई देते हैं, एक बनाता है, दूसरा तोड़ता है। फिर जैसे ही प्रवाह रुकता है, तट शांत हो जाता है, पीछे रह जाती है
काली चट्टान और यह एहसास कि हमने धरती को खुद अपनी नई सीमा बनाते देखा। नंबर 10, अंडर वाटर वाटरफॉल, समुद्र के नीचे गिरता हुआ झरना। पहली बार जब कोई इस जगह की तस्वीर देखता है तो उसे लगता है जैसे समुद्र के किनारे से पानी सीधे गहराई में गिर रहा हो। ऊपर से देखने पर साफ नीला पानी अचानक गहरे नीले रंग में बदलता दिखाई देता है और बीच में ऐसा भ्रम बनता है जैसे कोई विशाल झरना समुद्र के अंदर बह रहा हो। यह दृश्य अफ्रीका के पास स्थित मॉरिशस के तट पर देखा जाता है, लेकिन सच में वहां पानी नीचे नहीं गिर रहा होता। असल में यह रेत और तलछट का खेल है। तट के पास एक उथला हिस्सा है जहां पानी हल्का और फिरोजी रंग का दिखाई देता है। इसके ठीक आगे समुद्र अचानक गहरा हो जाता है। यह गहराई एक तरह की समुद्री ढलान बनाती है। जब धाराएं तेज होती हैं तो उथले हिस्से की हल्की रेत धीरे धीरे खिसक कर इस ढलान से नीचे की ओर बहने लगती है। ऊपर से देखने पर यह बहती रेत बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे पानी गिर रहा हो। रंगों का फर्क इस भ्रम को और मजबूत कर देता है। हल्की रेत और साफ पानी के ऊपर गहरा नीला समुद्र, दोनों के बीच की सीमा झरने जैसी दिखती है। खासकर जब सूरज ऊपर हो और आसमान साफ हो, तब यह दृश्य और भी साफ दिखाई देता है। यह नजारा हर समय एक जैसा नहीं रहता। समुद्री धाराओं की ताकत, ज्वार भाटा और मौसम के हिसाब से इसका आकार और तीव्रता बदलती रहती है। कभी यह बहुत स्पष्ट दिखाई देता है तो कभी हल्का सा धुंधला। अगर पानी शांत हो और तलछट कम हिले तो झरना लगभग गायब हो जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा दृश्य एक भ्रम है, लेकिन फिर भी पूरी तरह प्राकृतिक और असली है। यहां पानी नीचे नहीं गिरता, बल्कि रेत समुद्र की गहराई की ओर खिसकती है। अंडर वाटर वाटरफॉल हमें याद दिलाता है कि हमारी आंखें रंग और गहराई के अंतर से कहानियां बना लेती हैं। कुछ मिनटों के लिए ऐसा लगता है कि समुद्र खुद एक किनारे से टूटकर नीचे गिर रहा है। फिर धाराएं बदलती हैं, रोशनी बदलती है और वह अद्भुत दृश्य धीरे धीरे सामान्य नीले समुद्र में खो जाता है। नंबर 9, फ्रोजन फॉरेस्ट, जब पूरा जंगल बर्फ की मूर्ति बन जाता है। कल्पना कीजिए, सुबह आप किसी जंगल में प्रवेश करें और हर पेड़, हर शाखा, हर पत्ती मोटी सफेद परत से ढकी हो। ऐसा लगे जैसे किसी ने पूरी जगह को तराश कर बर्फ की मूर्तियों में बदल दिया हो। यह साधारण बर्फबारी नहीं होती। यह तब होता है जब बहुत ठंडी हवा, नमी और लगातार बहती हवा एक साथ मिलकर पेड़ों पर परत दर परत जमने लगती है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर राइमाइस कहा जाता है। जब हवा में मौजूद बेहद छोटे पानी की बूंदें शून्य से नीचे तापमान में पेड़ों से टकराती हैं, तो वे तुरंत जम जाती हैं। हर नई बूंद पिछले जमाव पर चिपकती जाती है। धीरे धीरे शाखाएं मोटी होती जाती हैं। कुछ ही घंटों या दिनों में पूरा जंगल अपनी असली शक्ल खो देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह जमाव एक दिशा में ज्यादा होता है, उसी तरफ जहां से हवा आ रही होती है। इसलिए पेड़ों की बर्फीली परतें हवा की दिशा की कहानी भी बता देती हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में जहां नमी भरी ठंडी हवा लगातार चलती रहती है, वहां यह नजारा सबसे ज्यादा बनता है। लेकिन यह संतुलन बहुत नाजुक है। तापमान थोड़ा बढ़ जाए तो यह परत पिघलने लगती है। हवा तेज हो जाए तो जमी हुई बर्फ टूट कर गिर सकती है। कभी कभी शाखाएं इस वजन को सह नहीं पाती और टूट जाती हैं। जंगल कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि बर्फ शाखाओं की सामान्य हरकत को भी रोक देती है। जब सूरज निकलता है या मौसम बदलता है तो यह सफेद परत धीरे धीरे गिरने लगती है। कहीं बर्फ के टुकड़े टूटकर नीचे गिरते हैं, कहीं पूरी परत फिसल जाती है। कुछ ही समय में पेड़ फिर से अपने असली रूप में दिखाई देने लगते हैं। फ्रोजन फॉरेस्ट हमें दिखाता है कि प्रकृति बिना किसी आवाज के कितना बड़ा बदलाव कर सकती है। एक रात में पूरा जंगल बदल सकता है और कुछ ही घंटों में वह बदलाव मिट भी सकता है। कुछ समय के लिए धरती खुद को एक सफेद शांत दुनिया में बदल देती है। फिर मौसम करवट लेता है
और सब कुछ वापस सामान्य हो जाता है। नंबर 8, हॉर्सटेल फॉल। कुछ मिनटों के लिए आग बनती जलधारा। पहली नजर में यह एक साधारण सी पतली जलधारा लगती है जो ऊंची चट्टान से नीचे गिर रही है। साल के ज्यादातर दिनों में लोग इसे देखते भी नहीं, लेकिन साल के एक बहुत ही खास समय पर कुछ ही मिनटों के लिए यही जलधारा अचानक ऐसे चमकने लगती है जैसे उसमें आग बह रही हो। यह घटना सर्दियों के अंत में होती है, जब सूरज का कोण बिल्कुल सही जगह पर आकर मिलता है। सूरज की ढलती रोशनी अगर साफ आसमान से होकर ठीक उसी दिशा में गिरे जहां यह झरना बह रहा हो और उस समय पानी का बहाव भी मौजूद हो, तभी यह नजारा बनता है। जैसे ही रोशनी जलधारा से टकराती है, पानी नारंगी और सुनहरी चमक में बदल जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो चट्टान से पिघला हुआ लावा नीचे उतर रहा हो, लेकिन असल में यह सिर्फ रोशनी और पानी का खेल है। सूरज थोड़ा सा और नीचे चला जाए या आसमान में हल्का सा बादल आ जाए तो यह चमक तुरंत फीकी पड़ जाती है। अगर उस साल बारिश या बर्फबारी कम हुई हो और पानी का बहाव न हो तो पूरा दृश्य बन ही नहीं पाता। इस घटना की सबसे खास बात इसका समय है। यह घंटों नहीं चलता, कभी कभी तो सिर्फ 10 से 15 मिनट। पहले हल्की चमक दिखती है, फिर अचानक रंग गहरा होता है और कुछ पल के लिए पूरी जलधारा आग जैसी दिखती है। आसपास खड़े लोग शांत होकर उस पल को देखते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि यह ज्यादा देर टिकने वाला नहीं। जैसे ही सूरज की किरणें कोण बदलती हैं, रंग धीरे धीरे फीका होने लगता है। कुछ ही मिनटों में नारंगी चमक खत्म हो जाती है और झरना फिर से सामान्य ठंडे पानी की तरह दिखने लगता है। हॉर्सटेल फॉल हमें यह सिखाता है कि कभी कभी चमत्कार किसी बड़े विस्फोट में नहीं, बल्कि सटीक समय और सही रोशनी में छिपा होता है। कुछ मिनटों के लिए पानी आग बनता है और फिर बिना किसी निशान के वापस पानी ही रह जाता है। नंबर 7, मॉर्निंग ग्लोरी। आसमान में लुढ़कता बादलों का सिलेंडर। सुबह का समय है, क्षितिज पर हल्की रोशनी फैल रही है। सब कुछ सामान्य लगता है जब तक कि दूर आसमान में एक लंबी गोलाकार रेखा दिखाई न दे। पहले वह पतली लगती है, फिर साफ होने लगती है, जैसे कोई विशाल सफेद दीवार हवा में तैर रही हो। यही है मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड। यह कोई साधारण बादल नहीं है, यह एक रोल क्लाउड होता है जो लंबाई में सैकड़ों किलोमीटर तक फैल सकता है। देखने में यह बिल्कुल एक घूमते हुए सिलेंडर जैसा लगता है, जैसे आसमान में किसी ने बादलों की लहर जमा दी हो। खास बात यह है कि यह आमतौर पर सूर्योदय के समय ही दिखाई देता है और दिन चढ़ने के साथ धीरे धीरे टूटकर गायब हो जाता है। इस घटना के लिए मौसम की परतों का संतुलन बेहद जरूरी है। रात के समय जमीन ठंडी हो जाती है और हवा की अलग अलग परतें बनती हैं। जब समुद्री हवा और ठंडी हवा एक खास तरीके से टकराती है तो ऊपर उठती हुई लहर जैसी संरचना बन सकती है। अगर हवा की दिशा, नमी और तापमान बिल्कुल सही हो, तभी यह बादल अपना सिलेंडर जैसा आकार बनाए रख पाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बादल जमीन से बहुत नीचे भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वह छूने की दूरी पर हो। सामने से आते हुए यह एक चलती हुई दीवार जैसा लगता है। कुछ पायलट और ग्लाइडर चालक इस लहर के ऊपर बनने वाली हवा की उठान का फायदा उठाते हैं और उसके साथ साथ उड़ते हैं। लेकिन यह दृश्य बहुत थोड़े समय के लिए ही रहता है। जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ता है और जमीन गर्म होने लगती है, हवा की परतें टूटने लगती हैं। बादल अपनी संरचना खो देता है और साधारण बादलों में बिखर जाता है। मॉर्निंग ग्लोरी हमें दिखाता है कि आसमान स्थिर नहीं है। वह भी लहरें बनाता है, आकार गढ़ता है और फिर उन्हें मिटा देता है। कुछ मिनटों के लिए पूरा क्षितिज एक चलती हुई बादल की दीवार में बदल जाता है और फिर जैसे ही समय बदलता है, वह अनोखा दृश्य सामान्य सुबह में खो जाता है। नंबर 6, ऑनरोरा। आकाश में नाचती रोशनी का रहस्य। कल्पना कीजिए, रात बिल्कुल साफ है, चारों ओर सन्नाटा है। अचानक काला आसमान हल्की हरी रोशनी से भरने लगता है।
पहले एक पतली लकीर, फिर वह फैलती है, मुड़ती है, लहराती है, जैसे किसी ने आकाश पर पर्दा टांग दिया हो जो हवा में बह रहा हो। यही है ऑरोरा, जिसे उत्तरी रोशनी भी कहा जाता है। यह कोई साधारण रोशनी नहीं है। यह तब दिखाई देती है जब सूरज से आने वाले ऊर्जावान कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं। पृथ्वी का अदृश्य चुंबकीय कवच इन कणों को ध्रुवीय इलाकों की ओर मोड़ देता है। वहां ऊपरी वायुमंडल में मौजूद गैसों से टकराने पर रोशनी पैदा होती है। ज्यादातर यह हरी दिखाई देती है, लेकिन कभी कभी लाल, बैंगनी या हल्की नीली झलक भी दिख सकती है। लेकिन ऑरोरा हर रात नहीं दिखता। इसके लिए कई चीजों का एक साथ सही होना जरूरी है। सूरज की गतिविधि, पृथ्वी का चुंबकीय माहौल, साफ आसमान और कम कृत्रिम रोशनी। हल्के बादल या तेज चांदनी भी इस पूरे दृश्य को छुपा सकती है। कई बार लोग घंटों इंतजार करते हैं और आसमान खाली ही रहता है। फिर अचानक बिना चेतावनी के रोशनी जाग उठती है। सबसे अद्भुत बात इसकी गति है। यह स्थिर नहीं रहती। कुछ पल के लिए शांत परत की तरह लटकी रहती है, फिर अचानक तेजी से हिलने लगती है, जैसे आसमान सांस ले रहा हो। कभी पतली धारियों में बदल जाती है, कभी पूरे क्षितिज पर फैल जाती है। कुछ मिनटों तक यह पूरी तरह सक्रिय रहती है, फिर धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। यह दृश्य ज्यादा देर टिकता नहीं। जैसे ही सौर गतिविधि कम होती है या बादल छा जाते हैं, रोशनी गायब हो जाती है। आसमान फिर से वैसा ही दिखता है जैसा पहले था, साधारण, शांत और काला। ऑरोरा हमें याद दिलाता है कि हमारे सिर के ऊपर जो आकाश है वह सिर्फ खाली जगह नहीं है। वहां लगातार ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन हमें वह तभी दिखाई देता है जब हालात एकदम सही हों। कुछ मिनटों के लिए पृथ्वी अपना अदृश्य कवच रोशनी में दिखाती है और फिर वह दृश्य समय की तरह फिसल जाता है। नंबर 5, आइस वोल्केनो, ठंड से बनता बर्फ का ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का नाम सुनते ही दिमाग में आग, लावा और धुआं आता है। लेकिन क्या हो अगर ज्वालामुखी जैसा दिखने वाला ढांचा पूरी तरह ठंड से बना हो, बर्फ से बना और फिर भी ज्वालामुखी की तरह फटता हुआ? यही है आइस वोल्केनो, एक ऐसा दृश्य जो पहली नजर में भ्रम पैदा कर देता है। यह घटना उन जगहों पर दिखाई दे सकती है जहां जमीन के नीचे से पानी दबाव के साथ ऊपर की ओर आता है और बाहर का तापमान 0 से नीचे होता है। जैसे ही यह पानी सतह पर फूटता है, ठंडी हवा उसे तुरंत जमा देती है। हर बार जब पानी ऊपर उछलता है, उसकी बूंदें जमकर परत बना देती हैं। धीरे धीरे एक शंकु जैसा ढांचा बनने लगता है। यह आग से नहीं बल्कि ठंड से बना ज्वालामुखी है। अंदर से पानी लगातार दबाव में ऊपर आता रहता है और ऊपर की जमा हुई बर्फ की परत के बीच से निकलता है। हर विस्फोट के साथ थोड़ी और बर्फ जमती जाती है। कुछ समय में यह ढांचा कई मीटर ऊंचा हो सकता है। दूर से देखने पर यह बिल्कुल असली ज्वालामुखी जैसा लगता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ लावा नहीं, जमता हुआ पानी है। लेकिन यह प्रक्रिया बेहद संवेदनशील है। अगर तापमान थोड़ा बढ़ जाए तो संरचना पिघलने लगती है। अगर पानी का दबाव कम हो जाए तो वृद्धि रुक जाती है। हवा की दिशा बदल जाए तो शंकु का आकार भी बदल सकता है। यह पूरा दृश्य एक बहुत संकरे समय के दायरे में ही बन पाता है। इसके पास खड़ा होना भी जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि सतह फिसलन भरी होती है और बर्फ की दीवारें अचानक टूट सकती हैं। बाहर से यह मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर खोखला और अस्थिर हो सकता है। और फिर जैसे ही मौसम बदलता है, यह ज्वालामुखी धीरे धीरे ढहने लगता है। बर्फ पिघलती है, पानी बह जाता है और कुछ समय बाद वहां सिर्फ एक निशान बचता है। आइस वोल्केनो हमें यह दिखाता है कि प्रकृति को आग की जरूरत नहीं होती कुछ नाटकीय बनाने के लिए। कभी कभी सिर्फ ठंड, दबाव और सही समय ही काफी होते हैं। कुछ दिनों के लिए धरती पर एक बर्फीला ज्वालामुखी खड़ा होता है, फिर मौसम बदलता है और वह जैसे कभी था ही नहीं। नंबर 4, ट्री क्लाइंबिंग गोट्स, पेड़ों पर संतुलन बनाते बकरियों का झुंड।
पहली नजर में यह दृश्य किसी मजाक जैसा लगता है। सड़क किनारे एक पेड़ खड़ा है और उसकी ऊंची शाखाओं पर बकरियां बैठी हैं। जमीन पर नहीं, बल्कि सच में पेड़ की टहनियों पर संतुलन बनाए हुए। जो व्यक्ति पहली बार यह देखता है, उसे यकीन ही नहीं होता कि ऐसा स्वाभाविक रूप से हो सकता है। यह नजारा खास तौर पर मोरक्को के कुछ इलाकों में दिखाई देता है, जहां आर्गन नाम का पेड़ उगता है। इन क्षेत्रों में जब जमीन पर घास कम हो जाती है और सूखा बढ़ता है, तो बकरियां ऊपर की ओर देखना शुरू करती हैं। आर्गन के पेड़ों पर फल और पत्तियां होती हैं, जो उनके लिए भोजन का अच्छा स्रोत बन जाते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए जमीन छोड़नी पड़ती है। बकरियां पेड़ पर चढ़ने में आश्चर्यजनक रूप से माहिर होती हैं। वे एक एक कदम सोच समझ कर रखती हैं। पहले अगला खुर टिकाती हैं, फिर पीछे वाला उठाती हैं। शाखाओं के जोड़ और मजबूत हिस्सों को पहचान लेती हैं। पूरा झुंड धीरे धीरे पेड़ को एक तरह के ऊर्ध्वाधर चरागाह में बदल देता है। नीचे से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पेड़ पर पक्षियों की जगह जानवर बैठे हों। लेकिन यह दृश्य हर समय नहीं दिखता। यह मौसम, भोजन की कमी और झुंड के व्यवहार पर निर्भर करता है। कुछ दिनों में पेड़ खाली होते हैं और कुछ दिनों में एक ही पेड़ पर कई बकरियां संतुलन बनाती दिखाई देती हैं। हवा तेज हो तो वे ऊपर नहीं चढ़ती। अगर पेड़ बहुत हिल रहा हो तो जोखिम बढ़ जाता है। इस नजारे की सबसे खास बात उसका संतुलन है। एक हल्की सी गलती और गिरने का खतरा, इसलिए वे जल्दीबाजी नहीं करती। ऊपर पहुंचकर वे शांत हो जाती हैं, धीरे धीरे पत्तियां और फल खाती हैं और फिर उतनी ही सावधानी से नीचे उतरती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जीवित रहने के लिए नियम बदलने पड़ते हैं। जब जमीन कम पड़ जाए तो ऊंचाई रास्ता बन जाती है। कुछ मिनटों के लिए पेड़ एक अलग दुनिया बन जाता है, जहां शाखाएं जमीन की तरह इस्तेमाल होती हैं। फिर जब हालात बदलते हैं, झुंड नीचे उतर आता है और पेड़ फिर से साधारण दिखने लगता है। नंबर 3, हेलोक्लाइन, एक ही पानी में दो अलग दुनियाएं। सोचिए, आप पानी के अंदर हैं। ऊपर सब साफ दिखाई दे रहा है, रोशनी छनकर नीचे आ रही है, सामने की चीजें स्पष्ट हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा नीचे जाते हैं, अचानक दृश्य बदल जाता है। साफ पानी की जगह धुंधला, भूरा सा, परतदार हिस्सा सामने आता है। ऐसा लगता है जैसे पानी के अंदर ही कोई दीवार खड़ी हो। यही है हेलोक्लाइन। यह तब बनता है जब दो अलग तरह के पानी आपस में मिलते तो हैं, लेकिन पूरी तरह घुलते नहीं। एक परत ज्यादा नमकीन और भारी होती है, जबकि ऊपर की परत कम नमकीन और हल्की। घनत्व का यह फर्क दोनों परतों को कुछ समय तक अलग बनाए रखता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पानी के अंदर एक साफ लाइन खींची हुई हो। इसे अक्सर समुद्री गुफाओं, गहरे कुंडों या उन जगहों पर देखा जाता है जहां मीठा और खारा पानी मिलते हैं। ऊपर का पानी साफ और हल्का रहता है, जबकि नीचे का पानी ज्यादा घना और थोड़ा धुंधला हो सकता है। जब तक पानी शांत है, यह सीमा बनी रहती है। लेकिन जैसे ही कोई तेज हलचल होती है, जैसे तैराक का पैर, तेज धारा या नीचे की मिट्टी हिलना, तो यह साफ रेखा टूट जाती है और पूरा दृश्य गड़बड़ा सकता है। इस सीमा को पार करना एक अजीब अनुभव हो सकता है, जैसे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हों। ऊपर साफ दुनिया, नीचे धुंधली। रोशनी का फैलाव बदल जाता है, दूरी का अंदाजा गड़बड़ा जाता है। कुछ सेकंड के लिए दिमाग समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन यह नजारा ज्यादा देर नहीं टिकता। पानी की हल्की सी हरकत भी दोनों परतों को मिला सकती है। फिर कुछ समय बाद जब सब शांत हो जाए, तो यह सीमा दोबारा बन सकती है। हेलोक्लाइन हमें दिखाता है कि पानी सिर्फ एक जैसा द्रव नहीं है। वह अपने अंदर अलग अलग परतें बना सकता है, अपने वजन और नमक के हिसाब से खुद को व्यवस्थित कर सकता है। कुछ मिनटों के लिए एक ही जगह पर दो अलग दुनिया साथ मौजूद रहती हैं। फिर एक हलचल आती है और वह साफ रेखा गायब, जैसे प्रकृति ने
एक पल के लिए पर्दा हटाया हो और फिर वापस गिरा दिया हो। नंबर 2, बायोल्यूमिनेसेंट बे, अंधेरे पानी में जगमगाती नीली रोशनी। दिन में यह एक बिल्कुल साधारण सी खाड़ी लगती है, शांत पानी, हल्की लहरें, किनारे पर पेड़ और दूर तक फैला अंधेरा समुद्र। लेकिन जैसे ही रात गहराती है और आसपास की रोशनी कम हो जाती है, यही पानी एक अलग रूप ले सकता है। यह रोशनी किसी लाइट या इंसानी व्यवस्था से नहीं आती, बल्कि बहुत छोटे जीवों से निकलती है जो पानी में तैरते रहते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के शरीर में एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। जब पानी हिलता है या कोई चीज उसमें हलचल करती है, तो वे अचानक नीली चमक पैदा करते हैं। आमतौर पर पानी काला ही दिखता है, लेकिन जैसे ही कोई चप्पू पानी में उतरता है, कोई मछली तैरती है या कोई हाथ सतह को छूता है, उसी जगह नीली रोशनी चमक उठती है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में आग की लपटें उठ रही हों। सबसे खास बात यह है कि यह रोशनी लगातार नहीं जलती, यह सिर्फ उसी जगह चमकती है जहां हलचल होती है। अगर पानी पूरी तरह शांत रहे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए यह अनुभव पूरी तरह समय और हालात पर निर्भर है। अगर हवा तेज हो, लहरें ज्यादा हो या आसमान में तेज चांदनी हो, तो यह नीली चमक लगभग गायब हो जाती है। जब सब कुछ ठीक हो, रात गहरी हो, पानी शांत हो और आसपास कृत्रिम रोशनी न हो, तब यह दृश्य साफ दिखाई देता है। नाव के पीछे चमकती लकीर बनती है, मछलियां तैरती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पानी के नीचे छोटे छोटे तारे भाग रहे हों। हर हलचल के साथ पानी प्रतिक्रिया देता है, मानो वह जीवित हो। यह पल बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। कुछ सेकंड की चमक, फिर अंधेरा, फिर हलचल और फिर रोशनी, जैसे पानी और देखने वाले के बीच एक मौन समझौता हो। यही इसे खास बनाता है। यह कोई शो नहीं जो आदेश पर शुरू हो जाए। यह तभी दिखाई देता है जब प्रकृति खुद तय करे कि समय सही है, और जब आखिरी चमक बुझती है तो पानी फिर से साधारण काला हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जिसने उसे देखा हो, उसके लिए वह दृश्य लंबे समय तक दिमाग में चमकता रहता है। नंबर 1, ब्राइनिकल, समुद्र में उतरती बर्फ की उंगली। दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में, जहां महीनों तक सूरज ठीक से दिखाई भी नहीं देता, समुद्र के ऊपर मोटी बर्फ जमी रहती है। ऊपर सब कुछ शांत लगता है, लेकिन नीचे गहराई में एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो सकती है जिसे देखना बहुत ही दुर्लभ है। जब समुद्री बर्फ जमती है तो वह अपने अंदर का नमक बाहर धकेल देती है। यह नमकीन पानी आसपास के समुद्री पानी से ज्यादा ठंडा और ज्यादा भारी हो जाता है। कुछ समय तक वह बर्फ के अंदर फंसा रहता है, लेकिन जैसे ही उसे नीचे जाने का छोटा सा रास्ता मिलता है, वह एक पतली धारा बनाकर गहराई में गिरना शुरू कर देता है। यह धारा साधारण पानी की तरह फैलती नहीं है, वह सीधी नीचे जाती है, जैसे किसी ने बर्फ के नीचे एक अदृश्य पाइप खोल दिया हो। गिरते हुए यह बहुत ठंडा नमकीन पानी अपने आसपास के समुद्री पानी को और ठंडा कर देता है, इतना ठंडा कि उसके चारों ओर बर्फ जमने लगती है। धीरे धीरे एक खोखली बर्फ की नली बनने लगती है, जो ऊपर जमी बर्फ से लटकती हुई नीचे समुद्र तल की ओर बढ़ती रहती है। पूरा दृश्य बेहद शांत होता है। कोई तेज आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक बर्फीली उंगली जो अंधेरे में उतर रही है। जैसे जैसे ये नली लंबी होती है, वह नीचे रहने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों के करीब पहुंचती है। ये जीव अपनी सामान्य रफ्तार से चलते रहते हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता कि ऊपर से कुछ उतर रहा है। जब यह बर्फ की नली समुद्र तल को छूती है, तो उसके अंदर का बेहद ठंडा पानी बाहर फैलने लगता है। समुद्र तल पर एक पतली जमती हुई परत आगे बढ़ती है। जो जीव तेज हैं वे हट सकते हैं, लेकिन जो धीमे हैं वे उसी जगह जम सकते हैं। यह घटना बहुत कम समय तक टिकती है। अगर पानी की धारा थोड़ी तेज हो जाए या तापमान में हल्का सा बदलाव आ जाए, तो पूरी बर्फ की नली टूट सकती है। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो जाता है और नीचे का समुद्र फिर से सामान्य दिखने लगता है। यही वजह है कि ब्राइनिकल बहुत कम लोगों ने देखा है। यह तभी बनता है जब हालात बिल्कुल सही हों,
समुद्र शांत हो, बर्फ स्थिर हो और नमकीन ठंडा पानी लगातार नीचे गिरता रहे। जैसे ही इनमें से एक भी चीज बदली, यह रहस्यमयी बर्फ की उंगली गायब हो जाती है। यह याद दिलाती है कि प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कार अक्सर वहीं होते हैं जहां हम सबसे कम देखने जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये दुर्लभ और रहस्यमयी प्राकृतिक पल पसंद आए तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। अगली बार जब आप आसमान, समुद्र या किसी शांत जंगल को देखें तो थोड़ा ठहरिए, क्योंकि शायद वही पल हो जो कुछ सेकंड के लिए जन्म ले और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाए।